Hi everyone, today we are here to discuss about GOC, that is General Organic Chemistry. Okay, G represent here general, O means organic, C stands for chemistry. Okay, so here we are going to start with GOC, that is organic chemistry, and it is a very basic organic chemistry. Okay, सो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आपके एक बेसिक पार्ट है जिससे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी को आनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको रिएजेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कौन हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, कौन सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, कौन एसिड है, कौन बेस है, किस तरह का कोई भी नेचर होता है किसी भी रिएजेंट का, किसी भी तरह का कोई मॉलिक्यूल का कैसा नेचर है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। तो यहीं पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली ये हेल्पफुल रहेगी एमएससी के लिए, बीएससी के लिए, गेट या नेट किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो बिफोर वेस्टिंग योर टाइम मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर हम क्या पूछा है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्वोलिसिस फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको फॉलोइंग कंपाउंड्स गिवन है, यहाँ पर आपको सॉल्वोलिसिस करना है इनका, ठीक है। जहाँ पर भी आपको सॉल्वोलिसिस वर्ड मिलता है, जहाँ पर भी आपको क्या मिलता है? सॉल्वोलिसिस वर्ड मिलता है। सॉल्वोलिसिस का मीन्स ये होता है कि सॉल्वेंट की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल का क्या है? ब्रेक डाउन हो जाएगा। सॉल्वेंट की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल का क्या है? यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा, इसको बोलते हैं सॉल्वोलिसिस, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सॉल्वोलिसिस, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल आपको गिवन होगा, उस मॉलिक्यूल का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या कर रहा है? उस मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन कर रहा है। जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया है, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा यहाँ पर। तो सॉल्वोलिसिस जब भी आपको दिया जाएगा उसमें दैट मीन्स ये हो रहा है कि उसमें क्या हो रहा है? एक SN1 रिएक्शन हो रहा है। SN1 रिएक्शन आप जब भी पढ़ते हैं, SN1 रिएक्शन होता है क्या? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर होता है। 1 लिखा है यहाँ पर, 1 का मतलब यहाँ पर यूनिमोलिकुलर, दैट मीन्स इसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है सिर्फ एक ही स्टेप पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिमोलिकुलर स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक है। तो जो हमारा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक होता है उसमें हमेशा क्या होता है? कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। उसमें क्या होती है? कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, ये इसकी पहचान है, ठीक है। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। तो वही हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो मूव टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर SN1 रिएक्शन होगा, उस SN1 रिएक्शन में क्या होगा? हमारे पास कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। कार्बोकैटायन की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कार्बोकैटायन की हमें फॉर्मेशन करनी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हमें इन तीनों रिएक्शंस में, इन तीनों जो आपको ऑप्शंस गिवन, इन तीनों ऑप्शंस में से आपको क्या करना है? कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करनी है। तो यहाँ से आपको क्या करना है? सिंपल सी बात, आप यहाँ से क्या, कार्बोकैटायन कैसे बनेगा सभी में? इसमें कार्बोकैटायन कैसे बनेगा? जब यहाँ से ब्रोमीन नेगेटिव बाहर निकलेगा, यहाँ से ब्रोमीन नेगेटिव बाहर निकलेगा, यहाँ से ब्रोमीन नेगेटिव बाहर निकलेगा। ब्रोमीन नेगेटिव यहाँ से, जैसे ब्रोमीन क्या होगा आपका? Br नेगेटिव में जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाएगा। जब ये Br नेगेटिव जो है यहाँ से आउट होगा तो वहाँ पर कार्बोकैटायन बचेगा, ठीक है। मैं इनकी स्ट्रक्चर बना दे रही हूँ, जो जो स्ट्रक्चर्स बनेंगी आफ्टर लूजिंग ब्रोमीन नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यहाँ पर क्या बनेगा? ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। और लास्ट में क्या होगा? बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा आपका, ये ऐसे बनेगा कार्बोकैटायन। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर क्या किया? 3 स्ट्रक्चर्स की हमने यहाँ फॉर्मेशन कर ली। इन तीनों स्ट्रक्चर्स में अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ध्यान से देखें, तो इन तीनों स्ट्रक्चर में ये कार्बोकैटायन बन गया हमारा, ये भी कार्बोकैटायन बन गया, ये भी कार्बोकैटायन बन गया हमारे पास। यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बोलते हैं इसको। ये हमारा 7 मेंबर्ड होता है, ये हमारे पास क्या है? 5 मेंबर्ड हमारे पास है, और ये हमारे पास 6 मेंबर बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिए? यहाँ पर कार्बोकैटायन हमने बना दिए हैं। अब कार्बोकैटायन बनाने के बाद हमें देखनी स्टेबिलिटी किसकी होगी, क्योंकि जब भी हम कोई रिएक्शंस करते हैं, किसी भी रिएक्शन को हम करने जा रहे हैं, तो उस रिएक्शन के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे क्या होने चाहिए? स्टेबल होने चाहिए। सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास ये है। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये रेजोनेंसली भी स्टेबलाइज, और दूसरी बात क्या है? ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपकी एरोमेटिक है, हक्कल्स रूल को फॉलो कर रही है। क्या फॉलो कर रही है? हक्कल्स रूल को भी फॉलो कर रही है। और दूसरी बात ये क्या है? हक्कल रूल क्या कहता है कि जो आपका 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जो हक्कल रूल होता है वो क्या कहता है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसके पास प्रेजेंट होता है वो एरोमेटिक होता है। तो दैट मीन्स ये वाला आपका सिस्टम क्या है? एरोमेटिक है हमारा, ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और ये हमारा बन रहा है एंटी एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल, क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और कॉन्जुगेशन भी है। तो 4 पाई सिस्टम हमेशा हमारा क्या होता है? एंटी एरोमेटिक होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे एंटी एरोमेटिक हो जाए। तो ये वाला हमारा एंटी एरोमेटिक, ये हमारा क्या बन रहा है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक होता है, ये हमारा एरोमेटिक बन रहा है। और
और ये हमारा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेबिलिटी ऑर्डर मैं इसको फिर से मेंशन कर दे रही हूँ यहाँ पे। देखो फिर से हम यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर मेंशन कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक स्ट्रक्चर, जो आपके एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रेजोनेंस से जो स्टेबलाइज होती है वो स्टेबल होती है, फिर उसके बाद जो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होती है वो स्टेबल होती है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट वाली आती है, और सबसे लास्ट में हमारे पास क्या होती है, एंटी एरोमेटिक होती है। दैट मीन्स अगर कोई भी कंपाउंड हमारे पास एंटी एरोमेटिक बन रहा है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि सबसे लास्ट में हमारे पास आता है ये। ठीक है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, हमारे पास एरोमेटिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके किसी भी रिएक्शन में ये ध्यान रखो, किसी भी रिएक्शन में अगर आपका किसी भी रिएक्शन में अगर आपका क्या बन रहा है, स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, वो स्टेबल क्यों बन रहा है, क्योंकि वो एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी आपके बनते हैं वो हमेशा स्टेबल होते हैं। किसी भी रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे पहचान करोगे, हक्कल्स जो रूल होता है आपका। ठीक है, हक्कल्स रूल आपने उसमें चेक करना है। हक्कल्स रूल को जो फॉलो करता है वो हमेशा क्या होते हैं आपके, हक्कल्स रूल को जो फॉलो करता है वो आपका क्या होता है, एरोमेटिक होता है। जो एरोमेटिक होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। जहाँ पर भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो वो बनता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि जो हमारे पास ये कंपाउंड बन रहा था ये हमारे पास क्या बना है, ऐसे बना है हमारा, ऐसे। ये कार्बोकेटायन हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है हमारे पास, और ये एरोमेटिक भी है। तो जो हमारे पास एरोमेटिक होता है वो हमेशा बनता है आपके पास। ठीक है, तो इसने ये बोला है कि सबसे फास्ट सोलोलिसिस कौन सा बनेगा, तो ऑर्डर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो सेकंड हमारे पास आएगा सबसे पहले, फिर हमारे पास थर्ड आएगा, देन उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। फर्स्ट सबसे लास्ट में है क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और फर्स्ट हमारे पास सेकंड जो हमारे पास सबसे आगे आएगा क्योंकि हमारे पास ये एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, और फिर हमारा थर्ड आएगा क्योंकि थर्ड जो है वो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइजेशन हुई है, HC से हमारा स्टेबलाइज होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पर कैसे स्टेबिलिटी और लिखा है, ये HC से स्टेबलाइज, हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइज, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा वो उससे क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा रिंग्स में। तो इस तरह से हमारा ऑर्डर रहेगा। दिस विल बी योर ऑर्डर ऑफ आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आपका कौन सा होगा। ये आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग तो कोई भी हो जाएगा, लेकिन इसने क्या पूछा है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। इसने पूछा है कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल आपका कौन सा होगा। तो अगर आपको न्यूक्लियोफाइल की टाइप्स पढ़नी है तो मैं बता देती हूँ आपको। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ को बोलते हैं हम न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जो भी आपकी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ होती है उसको हमेशा न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, हार्ड होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। तो एक हमारे पास सॉफ्ट होता है, एक हमारे पास हार्ड होता है। जो हार्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एंड देन वो क्या होता है, स्मॉल साइज़ का होता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। मैंने क्या कहा कि जो आपके पास स्मॉल साइज़ का होता है, और जो आपका स्मॉल साइज़ के एलिमेंट्स होते हैं, और जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपका फ्लोरीन हो गया, OH नेगेटिव हो गया, NH2 नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे कैसे होते हैं, हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, क्योंकि ये स्मॉल साइज़ के भी हैं और ये हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी हैं। सॉफ्ट जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, लार्ज साइज़ के होते हैं। वो हमारे पास क्या होते हैं, लार्ज साइज़ के होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और जिसका लार्ज साइज़ होता है वो हमारे सॉफ्ट होते हैं। जैसे हमारे पास होंगे हेलोजेंस, आयोडीन नेगेटिव हो जाएगा, ब्रोमीन नेगेटिव आपके पास हो जाएंगे, आपके क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो सॉफ्ट वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं और स्मॉल साइज़ के होते हैं वो हमारे हार्ड होते हैं। तो यहाँ से आप पहचान कर लीजिए। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को बोला जाता है। उसमें हार्ड और सॉफ्ट दो टाइप हो जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और स्मॉल साइज़ के, वो हमारे पास हार्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा आपसे कि आप बताएंगे क्या, हार्ड न्यूक्लियोफाइल आपसे पूछा हुआ है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एक और मैं बता रही हूँ, अगर कोई भी, जैसे हमारे पास ये दे रखा है इन्होंने, पहले इनको हम सेपरेट कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे हार्ड होंगे, कौन कौन से हमारे सॉफ्ट होंगे। पहले ही सेपरेट कर लेते हैं। अमोनिया हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सारे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। सारे सारे हमारे पास क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फिर जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको सबसे आगे अरेंज करो, तो OH नेगेटिव आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑक्सीजन आपके पास आ जाएगी ये, फिर आपका अमोनिया आ जाएगा आपके पास, देन आपके पास क्या होगा, NR3। ये मैंने ऑर्डर में अरेंज कर लिया इनको। ये आपके क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। देखने से आपको लग रहा है कि ये हार्ड है, स्मॉल साइज़ के हैं, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, और ये आपके क्या हो जाएंगे,
ये भी आपके हार्ड होते हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, लेस हार्ड हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हार्ड नहीं, ये आपके क्या होंगे, लेस हार्ड होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है आपकी क्या होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ऑक्सीजन आपके पास होती है वो क्या होती है आपकी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन आपकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये आपके ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन एटम। ठीक है, अब जो आपका OOH है, इसको ध्यान से सुनो, OOH नेगेटिव है, ये आपका क्या है, सॉफ्ट है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको। ठीक है, तो ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन वाले हमने छांट लिए, ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया। थर्ड भी हमारा, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ये हमारे पास क्या है, सॉफ्ट हो जाएंगे। मतलब ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सॉफ्ट है, वैसे तो हार्ड होते हैं। ठीक है, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं कि OOH नेगेटिव जो होता है वो हमारे पास कैसे सॉफ्ट होता है। देखो, जब भी हमारे पास कोई हेट्रो एटम्स लगे होते हैं, जब भी हमारे पास कोई हेट्रो एटम्स लगे, जैसे ये हमारे पास हेट्रो एटम लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं, ये क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनके 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन होगा, इनमें क्या होगा, ऐसे रिपल्शन होगा। और रिपल्शन की वजह से ये इजीली क्या कर सकती है, डोनेट कर सकती है इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर सकती है, इजीली डोनेट कर सकती है इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है यहाँ पर, वो क्या होता है, हमारे पास पोलराइज्ड होता है, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो अल्फा इफेक्ट बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, अल्फा इफेक्ट बोलते हैं। जब भी कोई भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हो, ये हमारे पास OH नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल, इस न्यूक्लियोफाइल के साइड में अगर कोई भी हेट्रोएटम प्रेजेंट होता है, तो उसकी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमेशा रिपल्शन करते हैं। रिपल्शन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा कैसा होता है, पोलराइज्ड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा हो जाता है हमारा, पोलराइज्ड हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो, पोलराइज्ड होने की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हुआ है। तो ये हमारा हार्ड नहीं है, यही तो मैं बोल रही हूँ आपको। ऑक्सीजन H जो है ये हमारा क्या है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। ये सॉफ्ट क्यों हुआ मैंने आपको बता दिया है। जब भी कोई भी आपका न्यूक्लियोफिलिक एटम होता है, उसके साइड में कोई भी हेट्रो एटम प्रेजेंट हुई है, आपका क्या है, हेट्रो एटम है। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, आपके हेट्रो एटम्स होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन और रिपल्शन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड हो जाएगा। पोलराइज्ड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर कौन सा हुआ आपका, ऑक्सीजन OH नेगेटिव आपका आंसर हुआ है। यहाँ पर OH नेगेटिव आंसर हुआ है, क्योंकि ये आपका क्या हार्ड है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, आपकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से ये हार्ड हो जाती है। ये आपका सॉफ्ट हो गया, क्योंकि इसमें क्या होता है, अल्फा इफेक्ट इसमें प्रेजेंट होता है। अल्फा इफेक्ट की वजह से हमारे पास ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। जिसमें भी अल्फा इफेक्ट प्रेजेंट होता है, वो हमारे क्या होंगे, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स हो जाएंगे। ये हमारे पास सॉफ्ट हैं। देन ऑक्सीजन एटम। कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको एसिडिक हाइड्रोजन्स गिवन होती है, इसमें आपको इनकी स्ट्रेंथ बतानी है कि कौन सा मोर एसिडिक होगा। आपके पास ये 3 हाइड्रोजन्स आपको गिवन है। ठीक है, साइक्लिक सिस्टम में गिवन होता है, इसमें एक डबल बॉन्ड गिवन होता है। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि कौन सा मोर एसिडिक है। देखो, एक बार हम क्या करेंगे, HA को बाहर निकालेंगे, एक बार हम HB को बाहर करेंगे, और एक बार हम HC को बाहर करेंगे, और उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोनाइन बनेगा, क्योंकि H पॉजिटिव निकलेगा यहाँ से। H पॉजिटिव निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहीं पर दे के जाएगा। वो समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ से क्या निकलेगा, हमारा H पॉजिटिव निकलेगा, और H पॉजिटिव जब निकलेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहीं दे के जाएगी, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहीं दे के जाएगी, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहीं देकर जाएगा। तो हम इसकी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसमें किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी हमारे पास, कंपाउंड्स की। एक बार हमने क्या किया, HA को बाहर निकाल दिया, एक बार HB को निकाल दिया, एक बार HC को, तो यहाँ पे कार्बोनाइन बनेगा, यहाँ पर कार्बोनाइन बनेगा, यहाँ पे कार्बोनाइन बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से निकलेगा जो हमारा, वो क्या निकलेगा, हमारे पास H पॉजिटिव निकलेगा। हमारा क्या निकलेगा, H पॉजिटिव हमारा निकलेगा। तो यहाँ पे कार्बोनाइन की फॉर्मेशन होगी। इससे रिलेटेड मैं क्या बना रही हूँ, यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ। इसकी तीनों स्ट्रक्चर्स को आपने ध्यान से देखना है कि कार्बोनाइन कहाँ कहाँ बन रहे हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसे कार्बोनाइंस बना रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, सभी में डबल बॉन्ड जहाँ पे मैंने वहाँ लगा दिया। अब यहाँ पर निकलेगा, अब यहाँ से निकलेगा हमारे पास, डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा विजिबल होगा फिर उससे। ओके, देखो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हमारे पास आएगा, यहाँ से निकलेगा HB, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और एक नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये नेगेटिव चार्ज हमारे यहाँ पे आएगा। अब ये जो सेंटर वाला है HB को ध्यान से देखो, HB वाला जो हमारे पास प्रेजेंट है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये ऐसे कॉन्जुगेशन में जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेगी, देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं बना देती हूँ इसकी, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड
डबल बॉन्ड नहीं आएगा। यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन। तो इस तरह से ये क्या है, हमारे पास रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड है। तो ये रेजोनेंस से क्या होता है, हमारे पास स्टेबलाइज्ड है। तो ये रेजोनेंस से हमारे पास स्टेबल हो जाता है। दैट मीन्स एच बी जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो एच बी हमारे पास क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इसको निकालने के बाद हमारा क्या बन रही है, स्टेबल स्ट्रक्चर बन रही है। देखो एसिडिटी को जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें हम दो तरीके से उसको पढ़ते हैं, या तो हमारा जो H पॉजिटिव है वो एक्टिव हाइड्रोजन से निकल रहा हो, या फिर हमारा जो हाइड्रोजन निकल रहा है यहाँ से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है दो चीज़ों में देखी जाती है। अगर आप किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं तो दो चीज़ों में आप देख सकते हैं उसको। एक तो आपका H पॉजिटिव आयन जो है वो ईजिली निकलना चाहिए। दूसरा जो आपके कार्बन आयन की फॉर्मेशन होती है, आपके क्या बनते हैं, कार्बन आयन बनते हैं ना H पॉजिटिव निकलने के बाद, वो क्या होने चाहिए, आपके स्टेबल होने चाहिए। दोनों ही कंडीशन में आपके क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोई भी है एसिड है, कोई भी अगर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो करता है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड वही होगा जो H पॉजिटिव यानी ईजिली दे। दैट मीन्स अगर हाइड्रोजन आपका कैसा है, एक्टिव हाइड्रोजन है, जैसे OH ग्रुप आपके पास हो जाता है, NH ग्रुप हो जाता है, ठीक है, FH ग्रुप हो जाता है आपके पास। इनके पास जो हाइड्रोजन्स होती हैं वो कैसी होती है, एक्टिव हाइड्रोजन्स होती हैं। और जो भी आपके पास एक्टिव हाइड्रोजन्स होती है वो फास्टली निकल जाती हैं, क्योंकि वो हेटेरो एटम्स के साथ होती हैं, तो इनको बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। तो एक्टिव हाइड्रोजन बहुत फास्टली निकलती हैं। दूसरा जो हमारी स्पीसीज बनती है, H पॉजिटिव निकालने के बाद जो स्पीसीज बनती है वो हमारी स्टेबल बननी चाहिए, यानी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड है। जितनी ज़्यादा वो स्टेबल होगा उतना ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है कि जो हमारे पास सेंट्रल में HB जो हमारा यहाँ से निकल रहा है, देखो जो हमारा HB यहाँ से निकल रहा है, HB को ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हमारा HB है, HB को ध्यान से देखो, HB वाला हमारा क्या स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्योंकि यहाँ पर जो कर HB जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन किया है, ये देखो। तो ये तो हमारा क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, HB हो जाएगा हमारा, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा HB हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज। तो सबसे ज़्यादा आगे आ जाएगा हमारा HB, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब कंपैरिजन करते हैं हम इन दोनों का, A और B का कंपैरिजन करते हैं हम। A और B में क्या डिफरेंस होता है, A को निकाला, जब हमने B को निकाला तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो ऐसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। ये हमने C को निकाल दिया, तब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे है, क्योंकि ये हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन है और ये हमारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये हमारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जो हमारी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम होती है उस पर अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, दोनों का कंपेरिजन करो एस कैरेक्टर को, एस कैरेक्टर जो है इसमें कितना है 25% हमारे पास क्या है एस कैरेक्टर है, और इसमें कितना कैरेक्टर है हमारे पास 33% हमारे पास एस कैरेक्टर होता है। और जिस भी कार्बन आइटम के पास एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होती है। वो नेगेटिव चार्ज को अपने पास क्या कर लेगी, विड्रॉ कर लेगी, और उसको क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगी। लेकिन जो sp3 होती है उसमें क्या होता है, परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर ज़्यादा होती है। तो p कैरेक्टर जिसके पास भी होता है वो हमेशा डोनर होता है, इसके पास ऑलरेडी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसको डोनेट कर देगी। प्लस आई इफेक्ट से इस वाले जो Ha प्रोटॉन को निकालने के बाद यहाँ पे जो कार्बन आयन बनेगा दैट विल बी अनस्टेबल होगा। तो Hc वाला प्रोटॉन जब निकलेगा तो यहाँ पर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन आइटम है वो उसको क्या कर देगी, स्टेबलाइज कर देगी, बाय एस करेक्टर से स्टेबलाइज कर देगी। इसलिए हमारा Hc जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा मोर एसिडिक हो जाएगा देन Ha से। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ओके। कि जितना ज़्यादा कोई भी चीज़ स्टेबल होगी, जितनी कोई भी चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमेशा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की। ये आपको याद रखना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो आपकी होती है उसकी हमेशा क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्ट्रक्चर आपकी जितने ज़्यादा स्टेबल होगी उतनी ही ज़्यादा वो क्या होगी, जितने ज़्यादा वो स्टेबल है उतनी ही उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसकी क्या होगी, लेस होगी। जो इतनी ज़्यादा स्टेबल होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे की। आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है ऐसे। ठीक है, अब स्टेबिलिटी जो है इन कंपाउंड्स में आपके क्या गिवन होते हैं, ये एल्कीन गिवन होते हैं, आपके क्या गिवन होते हैं, ये एल्कीन आपको गिवन होते हैं। तो एल्कीन्स की जो स्टेबिलिटी होती है, एल्कीन्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पे डिपेंड करती है। आपको उनका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखना
मैं बता रही हूँ आपको। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आपको देखना है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के लिए क्या करना है आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। हाइपर कॉन्जुगेशन में जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होती हैं आपकी, उतनी ही ज़्यादा आपके पास क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। आपको ध्यान रखना है, जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होती हैं डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट, जैसे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं ये वाला, डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन एटम होती है दैट इज़ आपकी अल्फा कार्बन होती है, और अल्फा कार्बन के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन है वो आपकी क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स हो जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया कि जो आपके डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्डेड जो आपका डबल बॉन्ड होता है उससे नेक्स्ट कार्बन एटम आपकी क्या होती है, अल्फा कार्बन होती है, और अल्फा कार्बन के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन होता है वो आपका क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, अल्फा हाइड्रोजंस काउंट करने हैं, जिसमें भी अल्फा हाइड्रोजंस ज़्यादा प्रेजेंट होंगे वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो कंसेप्ट यहाँ पर यही निकला है हमारा कि जो जितना ज़्यादा, जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजंस प्रेजेंट होंगे वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा हमारे पास, स्टेबल होगा, और जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी लेस सीट ऑफ हाइड्रोजन। तो हम फर्स्ट में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। ए ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, ए में हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 CH3 हैं। 2 CH3 ग्रुप है, इसका मतलब सिर्फ हमारे पास क्या है, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स होती हैं इसमें, ठीक है। सेकंड को देखो, सेकंड ऑप्शन यानी बी लिख दे रही हूँ यहाँ पे, बी ऑप्शन में भी आपके पास क्या है, सिर्फ 6 अल्फा हाइड्रोजन्स होती हैं। कौन सी हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन्स है। सी ऑप्शन का देखो आपके पास क्या होंगे, 1 2 3 और 4 CH3 ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, यानी 4 मल्टीप्लाई में आपके क्या हो जाएंगे, 3, यानी 12 अल्फा हाइड्रोजन्स इसमें हो जाएंगी। डी ऑप्शन को देखो ध्यान से, डी ऑप्शन में आपके पास क्या है, सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स आपके, सॉरी इसमें आपके सिर्फ 3 CH3 ग्रुप होते हैं, 3 CH3 ग्रुप आपके पास हो जाएंगे, 3 CH3, तो इसके पास क्या हो जाएंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपके ये अल्फा हाइड्रोजन मैंने बता दिया। दैट मीन सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन जो आपके सी में है, सी में आपके कितने 12 अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। तो मैंने ये बताया है कि 12 अल्फा हाइड्रोजन किसके पास प्रेजेंट है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में क्या है, 12 अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। तो किस क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्टेबिलिटी के। तो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा जिसके पास क्या होंगे, ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। तो सी ऑप्शन के पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 12 अल्फा हाइड्रोजन के पास होते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है उनकी क्या होती है, लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है, उनकी क्या होती है, लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा आपको वो देखो ध्यान से। तो सी जो ऑप्शन आपका है क्या है, बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। डबल बॉन्ड है आपका यहाँ पर, ये प्रेजेंट है, ये CH3 ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, एक CH3 ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, और एक CH3 ग्रुप हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है, और एक CH3 ग्रुप हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है हमारे पास, टोटल 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, तो टोटल यहाँ पर 3 3 6 3 9 3 12। तो 12 यहाँ पर हमारे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होती है दैट इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच क्या होंगी, अल्फा हाइड्रोजन। तो 12 अल्फा हाइड्रोजन होती हैं। तो जिसमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जो आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे स्टेबल आपका थर्ड होता है, और थर्ड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, सबसे लीस्ट होगी, क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, क्रॉस कंजुगेशन का एग्जांपल होता है। क्रॉस कंजुगेशन का मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ। क्रॉस कंजुगेशन होता क्या है, क्रॉस कंजुगेशन का मीन्स ये होता है, देखो जैसे मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी चीज़ हमारे पास प्रेजेंट होती है, चलो ये नहीं ड्रॉ करते हैं, कुछ और बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल ले लो, सेकंड एग्जांपल ले लिया हमने, ये हमारे पास है, ठीक है, ऐसे अटैच्ड हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब जो सेंटर वाला है ना उसको देखो ध्यान से, सेंटर वाला जो आपका है इस सेंटर को आपने ध्यान से देखना है। ये क्या है, इसका भी और इसका भी क्या है, कॉमन फ्रेंड है। मैं ऐसे बताया, जैसे फेसबुक पे क्या होता है, कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, उसी तरह से ये जो आपका सेंट्रल डबल बॉन्ड होता है वो इसके लिए और इसके लिए क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों का कॉमन फ्रेंड है, तो ये इसके साथ भी फ्रेंडशिप करेगा, ये इसके साथ भी फ्रेंडशिप करेगा। बात किसकी हो रही है, सेंटर वाले की। तो सेंटर वाला जो है वो आपका क्या है, एक कॉमन फ्रेंड होता है, जैसे फेसबुक पे होता है, ये एक कॉमन फ्रेंड है, दोनों के साथ दोस्ती है इसकी, इसको भी इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, इसको भी इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। जब ये इसको मान लो एक स्टेप देते हैं, मान लो इसने ए टाइप वाले को इलेक्ट्रॉन दिए, इसने बी टाइप वाले को इलेक्ट्रॉन दिए, तो जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर में, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे एंड ऐसे, जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। और मान लो एक स्टेप में ये तो हमारे पास इसमें होगा, जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसने ए वाले को इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, ये हमारे पास बी वाला एटम है, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये है तो इसका भी फ्रेंड, तो ये इसको भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ऐसे इसको भी इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने। जब इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, देखो ध्यान से, इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड,
और ये ऐसे बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या बने, इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे। देखो ध्यान से, तो ये जो सेंटर वाला है दोनों का फ्रेंड है, एक बार इसको डबल बॉन्ड देगा और एक बार इसको डबल बॉन्ड देगा, तो यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी ये वाली स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या मतलब, कॉन्जुगेशन जो है दोनों ही साइड में पॉसिबल है, कॉन्जुगेशन इधर भी पॉसिबल है, कॉन्जुगेशन इधर भी पॉसिबल, इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो इसको क्या बोला जाता है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये तभी होता है जब आपके पास कॉमन कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज प्रेजेंट होती हो। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रही हूँ। देखो फर्स्ट ऑप्शन को ध्यान से देखो, इसमें भी क्रॉस कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन जो आपके पास प्रेजेंट होती है दोनों के साथ कॉन्जुगेशन करेगी, क्योंकि CO के साथ क्या दोनों का कॉन्जुगेशन यहाँ पर रहेगा, दोनों के साथ कॉन्जुगेशन रहेगा। इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, तो ये दोनों के साथ क्या रहेगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन में रहेगा। ये क्या रहेगा, दोनों के साथ क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो ऑप्शन ए भी आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन करेगा। इसमें ऑप्शन में बोला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट शो, कौन सा शो नहीं करेगा क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर सेकंड पे चलोगे आप ध्यान से, सेकंड पे चलो, सेकंड तो क्रॉस कॉन्जुगेशन कर ही रहा। अभी हमने इसका एग्जांपल पढ़ा, ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीच में आपके पास ऑक्सीजन आइटम होती है। सी ऑप्शन को ध्यान से देखो, सी ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देंगे तो सी ऑप्शन में क्या है आपके पास, सी ऑप्शन में ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट है, सेंटर में यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, ये इधर भी कॉन्जुगेशन करेगी, इधर भी कॉन्जुगेशन, तो ये भी क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये भी क्रॉस कॉन्जुगेशन, तो ये भी क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहा है और ये भी क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहा है। लेकिन अगर आप थर्ड ऑप्शन देखेंगे ध्यान से, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन क्या है, एक बेंजीन प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, तो बेंजीन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर बेंजीन तो है लेकिन ये वन साइडेड कॉन्जुगेशन होगा, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड में सैचुरेटेड सिस्टम, दोनों ही साइड में अनसैचुरेटेड सिस्टम नहीं है, मतलब इधर भी कुछ ना कुछ अनसैचुरेटेड सिस्टम होना चाहिए, सिर्फ ये इसके साथ ही कॉन्जुगेशन करेगा। तो यहाँ पर कोई भी पॉसिबल वे नहीं है क्रॉस कॉन्जुगेशन का, क्योंकि क्रॉस कॉन्जुगेशन कोई भी बीच में कॉमन फ्रेंड होना चाहिए, कोई भी कॉन्जुगेशन के लिए कोई सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए जो कॉन्जुगेशन कर सकता हो। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो आपका क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन होगा, इसमें कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता रहा है कि सबसे पहले आपको बताना है यहाँ पर प्रोटॉन की स्टेबिलिटी ऑर्डर, आपको बताना है कि कौन सा प्रोटॉन आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल। देखो मार्क्ड हाइड्रोजन्स है, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग, इन दोनों के बीच में एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग के बीच में ये प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो ये तीन बेंजीन रिंग है, यहाँ पर प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये हमारे पास क्या हो गए हैं, ब्रिजिंग हो गई, ब्रिजिंग की वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ बताना है कि मार्क्ड हाइड्रोजन दिया गया है, उसकी एसिडिक कैरेक्टर बताना है। एसिडिक कैरेक्टर का मीन्स यही है कि आपको क्या करेंगे, आप H पॉजिटिव का यहाँ से क्या करेंगे, लॉस करेंगे। जब आप H पॉजिटिव का यहाँ से लॉस करेंगे तो आपकी क्या बनेगी, कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी, आपकी क्या होगी, कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगा। अब उस कार्बन आयन की हमें क्या करना है, उसको स्टेबलाइज करना है। जिसकी कार्बन जितने ज़्यादा स्टेबल होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। क्योंकि जब भी कोई भी एसिड होता है, कोई भी एसिड है, जब वो H पॉजिटिव आयन लूज़ करता है, H पॉजिटिव आयन लूज़ करने के बाद क्या बनती है, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बनती है। अब जैसे इसमें कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो यहाँ पर कार्बन आयन बनेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे, हाइड्रोजन निकलने के बाद हमारे पास कार्बन आयन बनेगी, इसमें भी कार्बन आयन, इसमें भी कार्बन आयन बनेगी, यहाँ पे भी कार्बन आयन। तो यहाँ से जब H पॉजिटिव निकलेगा तो यहाँ पर कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी। तो कार्बन आयन को हमें क्या करना होगा, स्टेबलाइज, मतलब जो भी आपका नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बाद में बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो आपका वो कॉन्जुगेट बेस जो है वो आपका क्या होना चाहिए, स्टेबलाइज होना चाहिए। तो यही हमें करना है, जो कॉन्जुगेट बेस बनता है H पॉजिटिव निकालने के बाद हमारे पास क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। उस कॉन्जुगेट बेस को हमें स्टेबलाइज करना है, वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो ध्यान से हमें करना क्या है इसमें। अब ए ऑप्शन को ध्यान से देखो, जैसे हम यहाँ से H पॉजिटिव आयन निकालेंगे, ऐसे है ये, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा कि यहाँ से H पॉजिटिव निकालोगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ये छोड़ के जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर वाली जो कार्बन आइटम होती है इसके पास क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो इस सेंटर वाले पे क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस रिंग पे भी चला जाएगा, इस रिंग पे भी जाए, तो दोनों में क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेशन हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, सेकंड वाले में क्या होगी, ब्रिजिंग होगी। सेकंड वाले में क्या होगी, ब्रिजिंग होगी, दोनों रिंग्स को ऐसे ब्रिज कर दिया गया सेकंड ऑप्शन में। थर्ड में हमारे पास ओपनड है और फोर्थ में भी हमारे पास ब्रिजिंग होती है, ध्यान से देखो। लेकिन फोर्थ ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखते हैं, मैं ड्रॉ करके बताती हूँ आपको, फोर्थ ऑप्शन को ध्यान से देखें, ऐसे बेंजीन बनाई हुई है, यहाँ से ब्रिजिंग है, यहाँ से ब्रिजिंग ऐसे जोड़ दिए, इनको ऐसे बना दिया। ठीक है, ऐसे बेंजीन रिंग्स आपके पास है। तो यहाँ से H पॉजिटिव निकल गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका नेगेटिव चार्ज है, ये सारे रिंग जो होती है ना आपकी, इन सारे रिंग्स के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। जैसे आपके पास ये रिंग होती है, फर्स्ट ऑप्शन ले रही हूँ मैं यहाँ फ़िलहाल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन
यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा फर्स्ट में, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इनके जो ये ऑर्थो हाइड्रोजन्स होते हैं, इनके जो ऑर्थो हाइड्रोजन्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन। इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से दोनों रिंग कहाँ चले जाएंगे, आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे। दोनों रिंग क्या चले जाएंगे, आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे, क्योंकि दोनों में रिपल्शन हो जाएगा, एक पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट हो जाएंगे। ये भी आउट ऑफ प्लेन चले जाएगी, ये भी आउट ऑफ प्लेन चले जाएगी। तो ये नेगेटिव चार्ज का जो कॉन्जुगेशन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों रिंग्स आउट ऑफ प्लेन चली जाएंगी। दोनों रिंग्स अगर आउट ऑफ प्लेन चली जाएंगी तो दोनों रिंग्स के बीच में पर्टिकुलर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ही रिंग्स एक ही प्लेन में नहीं हैं। जब दोनों एक ही प्लेन में आएंगे तभी उनमें क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। तो इसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दी, ब्रिजिंग कर दी। ब्रिजिंग की वजह से आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, क्योंकि सारी रिंग किसमें रहेंगी, प्लेन में रहेंगी। जब सारी रिंग आपकी क्या रहेंगी, प्लेन में रहेंगी, तो उसमें कॉन्जुगेशन क्या होगा, आपका बेटर होगा। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हमेशा किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी पे। कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा क्या क्रिएट करेगा, एसिडिक कैरेक्टर वो उसका अच्छा होगा। तो यहाँ पर ब्रिजिंग होने की वजह से इसमें कॉन्जुगेशन आ जाएगा। मीन्स कॉन्जुगेशन क्यों आएगा, क्योंकि प्लेन में प्रेजेंट है सारे रिंग्स हमारे, ठीक है। तो ऑप्शन इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बता रहा है, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ में बतानी होती है। सबसे पहले देखो, बेसिक स्ट्रेंथ की जब भी बात की जाती है, बेसिक स्ट्रेंथ की जब भी बात की जाती है तब आपको ध्यान रखना है, जो भी आपकी sp3 नाइट्रोजन एटम होती है, फिर आपकी sp2 नाइट्रोजन एटम होती है, फिर आपकी sp नाइट्रोजन एटम होती है, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो आपकी नाइट्रोजन एटम होती है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होती है, क्योंकि उसमें p कैरेक्टर होता है। उसमें क्या होता है, आपका p कैरेक्टर होता है, और जिसके पास भी p कैरेक्टर होता है वो अच्छा डोनर होता है, क्योंकि s कैरेक्टर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। p कैरेक्टर जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए ही क्या करता है, उसको हेल्प करता है, ठीक है। तो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम होगी सबसे ज़्यादा क्या होगी, बेसिक होगी। ऑर्डर बता रहे हैं हम, sp2 फिर उसके बाद बेसिक होगा, देन उसके बाद sp हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर देंगे डायरेक्टली, आंसर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट इज योर क्या होती है, रेजोनेंस में प्रेजेंट होती है, तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर होती है। ये तो आपकी क्या होती है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर होती है। जो नाइट्रोजन एटम होती है इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, रिंग के कॉन्जुगेशन में चले जाएंगे। ऐसे बता दे रही हूँ मैं आपको, देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएंगे कॉन्जुगेशन में। तो ये क्या कर रही है, इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिसिटी के लिए यूज़ हो रहे हैं। सेकंड वाली जो आपकी 3 मेंबर्ड है, थर्ड वाली भी आपकी 5 मेंबर्ड है, और ये लास्ट वाली भी आपकी क्या है, बेसिक है। बेसिक तो ये सारे के सारे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा यहाँ पर हमारा, सबसे ज़्यादा जो हमारा बेसिक होगा यहाँ पर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। देखो सेकंड और थर्ड में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है बच्चों को। सेकंड और थर्ड में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि सेकंड और थर्ड के यहाँ आपकी दोनों ही sp3 कार्बन, sp3 नाइट्रोजन, ये भी sp3 और ये भी आपकी sp3 नाइट्रोजन। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, उसको मैं क्लियर कर दे रही हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। देखो जो आपकी ये वाली नाइट्रोजन है, जो 3 मेंबर्ड नाइट्रोजन एटम है आपकी, ठीक है, कहाँ गया, जो आपकी 3 मेंबर्ड नाइट्रोजन एटम थी और जो आपकी 5 मेंबर्ड है, ठीक है, ये भी आपकी sp3 है, ठीक है, और ये भी आपकी क्या है, sp3 है। दोनों के दोनों क्या है, आपकी sp3 है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम इजीली डोनेट कर सकते हैं इसके कंपैरिजन, क्योंकि 3 मेंबर रिंग जो होती है वो आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है। 3 मेंबर रिंग आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है। तो 3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है, इसलिए इसका बेसिक करेक्टर थोड़ा सा क्या करेगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो इसका बेसिक करेक्टर थोड़ा सा डिक्रीज़ कर जाएगा, इसलिए 5 मेंबर जो होती है बेटर डोनर होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये इफेक्ट, क्योंकि बाहर जो होता है इसमें p कैरेक्टर होता है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बड़ी कर दे रही हूँ, ठीक है। बड़ी स्ट्रक्चर हमने कर दी है। तीनों स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें, इसमें ये स्ट्रक्चर आपको गिवन होती है, सेकंड है, थर्ड आपको गिवन होती है। अगर आप ध्यान से देखें स्ट्रक्चर में तो आपको पता चलेगा, आप ध्यान से देखें सेकंड और थर्ड को देखो ध्यान। सेकंड और थर्ड आपको क्या दिखाई दे रही है, एक दूसरे का आइसोमर्स हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप ऊपर प्रेजेंट है, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस डबल बॉन्ड के राउंड में देखो, अब इस डबल बॉन्ड में पीएच नीचे है, हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका ऊपर प्रेजेंट है, तो ये आपकी ई कन्फिगरेशन हो गई है, ठीक है, और ये आपकी जेड कन्फिगरेशन हो गई है। तो ये एक दूसरे के सिस ट्रांस भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पर सिस ट्रांस में हमारे प्रेजेंट हो गए हैं, ठीक है। तो देखो ये इसको मैं यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर दे रही हूँ, जैसे ऐसे है, नाइट्रोजन एटम आपकी है और हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका ऊपर प्रेजेंट होता है। थर्ड स्ट्रक्चर को बना रही हूँ मैं, ऐसे नाइट्रोजन एटम हो गया और आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका नीचे हो गया, मतलब फिनाइल और हाइड्रोक्सी ग्रुप इसमें क्या एक दूसरे के एंटी हैं, तो ये हमारी ई फॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पर ई फॉर्म मत पढ़ो, तो ई फॉर्म निकालनी पड़ती है हमें, ठीक है, ई फॉर्म मत पढ़ो इसको। दिस इज़ योर
ट्रांसफॉर्म हो जाएगी हमारे पास, एक दूसरे के ट्रांस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये वाली है एक दूसरे के सिस में प्रेजेंट होते हैं, तो एक दूसरे के सिस और ट्रांस आइसोमर्स होते हैं। जहाँ पर भी आपको सिस ट्रांस आइसोमर दिखाई देते हैं, तो जहाँ पर भी आपको सिस और ट्रांस दिखाई देते हैं, तो वो हमेशा आपके क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, ये ध्यान रखना। डाइस्टीरियोमर्स में सिस ट्रांस है, ई जेड भी अगर आपका प्रेजेंट होता है वो भी आपके डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, तो ये आपके सेकंड और थर्ड आपके क्या हो जाएंगे, डाइस्टीरियोमर्स हो जाएंगे, ठीक है। मूव टू द फर्स्ट ऑप्शन, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है इसको ध्यान से देखो, ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका, और जो आपका, इसको मैं छोटा कर देती हूँ, आपको ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे। सेकंड, थर्ड को ध्यान से देखो, थर्ड और फर्स्ट को देखो ध्यान से, थर्ड और फर्स्ट को ध्यान से देखो, इसमें क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप आपके पास प्रेजेंट होता है, और फर्स्ट में क्या है, कीटोन ग्रुप है। तो फर्स्ट में आपके पास क्या है, यहाँ पर कीटोन ग्रुप आपके पास होता है, और जो आपका ये वाला है थर्ड ऑप्शन को ध्यान से देखो, इसमें क्या आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। तो फर्स्ट और थर्ड में क्या है, कीटोन, और एक में हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये एक दूसरे के क्या है, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के क्या है, टोटोमेरिज्म में प्रेजेंट, आप क्लियरली देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि किस तरह से एक दूसरे का, इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप इनोल फॉर्म है, इसमें तो आपकी क्या है, इनोल फॉर्म है, और इसमें आपकी क्या है, फर्स्ट में कीटो फॉर्म प्रेजेंट। तो फर्स्ट और थर्ड आपके क्या हो जाएंगे, आपके टोटोमर्स हो जाएंगे। तो आपको करेक्ट ऑप्शन ही चूज़ करना था, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ आपके बिल्कुल करेक्ट है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में इसमें वो पूछा है, सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन आपको बताना, मोस्ट एसिडिक प्रोटोन। देखो यहाँ पे कंपैरिजन करना है आपको, यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर SH प्रेजेंट है, यहाँ पर भी OH है। अब ध्यान से देखो, जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके पास होता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, ऑक्सीजन से निकलेगी। नेक्स्ट आपके पास है SH ग्रुप, एक आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और दूसरा भी आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, एक एसिडिटी का मैं ऑर्डर आपको बता रही हूँ। एसिडिटी के लिए आपको क्या देखना होता है, एसिडिटी के लिए हमेशा आपको क्या देखना है कि एक्टिव हाइड्रोजन देखनी होती है, हमेशा आपको क्या देखनी होती है, एक्टिव हाइड्रोजन देखनी होती है। अब एक्टिव हाइड्रोजन कौन सी होती है, एक्टिव हाइड्रोजन वो होती हैं जो किसी भी हेट्रो एटम के साथ प्रेजेंट होती हैं, किसी भी हेट्रो एटम के साथ प्रेजेंट होती हैं, दैट मीन्स वो किसी क्लोरीन के साथ हो, फ्लोरीन के साथ हो, नाइट्रोजन के साथ हो, ऑक्सीजन के साथ हो। तो जो हाइड्रोजन हम बात कर रहे हैं, कोई भी हाइड्रोजन हो, वो हाइड्रोजन जो किसी हेट्रो एटम के साथ प्रेजेंट होती है वो हमेशा एक्टिव हाइड्रोजन्स होती हैं, और एक्टिव हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर सल्फर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन, यहाँ पे ये सारे क्या होते हैं, हमारे हेट्रो एटम्स होते हैं। तो जो भी हमारे हेट्रो एटम्स होते हैं उनकी हाइड्रोजन क्या होती है, सबसे ज़्यादा क्या होती है, एसिडिक हाइड्रोजन्स होती है, वही हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक तो आपको दिखाई दे रहा है कि OH वाली हाइड्रोजन क्या हो, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगी इन कंपेरिजन टू SH, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है आपकी क्या होती है, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है, तो वो इसके हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच लेगी और H पॉजिटिव को इजीली यहाँ से बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट वाली सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगी। दूसरी बात, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी, जैसे ही ऑक्सीजन क्या करेगी, H पॉजिटिव को निकाल लेगी, तो ये क्या करेगी, रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी ए टाइप की ऑक्सीजन हो, ए टाइप का जो आपके हाइड्रोजन होगा, दैट विल बी और मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगी। तो आपकी ये वाली मोस्ट एसिडिक हो जाएगी, क्योंकि जब यहाँ से H पॉजिटिव यानी यहाँ से निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज जो आएगा इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज आपका रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड होगा, बाकी रेजोनेंसली भी स्टेबलाइज्ड नहीं होंगे आपके, ठीक है। ऐसे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन टेक्स प्लेस होगा। तो फर्स्ट जो आपकी ए टाइप की हाइड्रोजन होगी वो आपकी सबसे मोस्ट एसिडिक हो जाएगी। मूव टू द नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल आपको बताना है। देखो ये सिंपल पिरिडिन है, ये इस पे पिरिडिन पे एन मिथाइल ग्रुप लग गया, इस पे ब्रोमीन लग गया, इसमें एस्टर ग्रुप लग गया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एन मिथाइल ग्रुप जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारे पास होता है, ठीक है। ब्रोमीन फिर भी एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है हमारे पास, क्या होती है, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होती है, रिंग को हमेशा डीएक्टिवेट करती है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। और तीसरे में क्या लगा है, COOCH3 ग्रुप लगा है, दैट इज़ ऑल्सो योर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये भी आपका क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियोफाइल तो वही होता है जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके। तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कौन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा बाय एनी इफेक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, रिंग के ऊपर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ये इंक्रीज करेगा उतनी ज़्यादा इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाते हैं। ये डीएक्टिवेटिंग, ये भी डीएक्टिवेटिंग, और फर्स्ट हमारे पास क्या सिंपल पिरिडिन है, तो ऑप्शन हो जाएगा विल बी सेकेंड हो जाएगा। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक